अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज जानने की कोशिश करते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है फ्रॉम इंग्लैंड, यानी ब्रिटिशर्स उनको यहाँ पे भेजते हैं एज ट्रेडर्स। लेकिन इन दोनों इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोचती है, अरे भाई क्यों ना हम अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाएं। अब उनका जो मोटिव था, उनका जो इंटरेस्ट था एज यहाँ पे ट्रेडर्स बनने का, अब वो धीरे धीरे चेंज होने लगा फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। अब उन्होंने सोचा अब हम यहाँ पे ट्रेडर्स बन के नहीं रहेंगे, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे रूलर्स बन के रहेंगे। एंड एज अ रिज़ल्ट इन 1765 उनको दीवानी मिल जाती है, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। यानी कि दीवानी मीन्स उनको राइट्स मिलते हैं अब, यानी उनको पावर्स मिलते हैं कि वो रेवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट कर सकते थे। अब वो इसको एंजॉय करते रहे टिल 1773 तक। यानी वो क्या, उन्होंने अब क्या स्टार्ट किया यहाँ, अब उन्होंने इंडिया को लूटना स्टार्ट किया। वो अब इंडिया को हर तरफ से लूट रहे थे और वो अपने इंग्लैंड उसको भेजते थे। लेकिन वहाँ इंग्लैंड में भी ये क्या करते थे, ये इन लोगों ने क्या किया था, वहाँ इंग्लैंड में भी जो ये इंडिया से लूट के वहाँ भेजते थे इंग्लैंड में, उसका जो मैक्सिमम प्रपोर्शन था वो ना ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास ही रखा करती थी। और जो वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जिस गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ भेजा था एज ट्रेडर्स, उनको वो मिनिमम प्रपोर्शन दिखाते थे वहाँ पे। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको अब समझ आ चुका था कि नहीं भाई ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्ट लाया जिस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। उसमें क्या किया, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल और रेगुलेट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये कंपनी रूल चलता रहा टिल 1858 तक। एज यू नो 1857 में रिवॉल्ट आया था और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, फिर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो जाता है और यहाँ पे डायरेक्ट क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। और ये क्राउन रूल कंटिन्यूसली चलता रहा टिल 1947 तक। और 1947 में क्या होता है, इस क्राउन रूल का भी खात्मा हो जाता है इंडिया से। और इंडिया को इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, और इंडिया को यहाँ पे इन 1947 में डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिल जाता है। डोमिनियन मीन्स इंडिपेंडेंस, नॉट फुल इंडिपेंडेंस बट इंटरनल फ्रीडम इंडिया को मिल गई अब 1947 में, बट एक्सटर्नली वो अब भी ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे। एंड इन 1950 अब हम देखेंगे इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस कब मिली। इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस मिलती है इन 1950, यानी अब इंडिया बिकैम सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स सुप्रीम। अब इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस मिल गई। अब इंडिया ना तो इंटरनली ना तो एक्सटर्नली किसी के अंडर था। अब इंडिया किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आ रहा था। अब इंडिया फुली इंडिपेंडेंट हो गया। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो अब फ्री इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ गई। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत थी। अब हमें यही पढ़ना है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब से स्टार्ट हो गई। फर्स्ट पर्सन जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आइडिया दिया था दैट वाज एम.एन. रॉय। इन 1934 में उसने आइडिया दिया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। आफ्टर देन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इन 1935, बट उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से। एंड देन इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उन्होंने बोला नहीं भाई अब हम वेट नहीं कर सकते हैं, अब हमें फ्री इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही बनाना है। अब हम वो खुद बनाएंगे विदाउट ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के बिना ही हम अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन फाइनली क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ा ये जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट की इस डिमांड को। लेकिन मैं रीज़न क्या था इसके पीछे, क्यों एक्सेप्ट किया ब्रिटिशर्स ने, एक्चुअली 1939 टू 1945 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था इन फ्रॉम 1939 टू 1945।
तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया को एक ऑफ़र भेजा इन 1940, इन अगस्त 1940, इट इज़ आल्सो नोन एज अगस्त ऑफ़र। इस अगस्त ऑफ़र में क्या था, उन्होंने इंडिया को बोला अरे आप हमें सपोर्ट करो, आप हमारी हेल्प करो सेकेंड वर्ल्ड वार में, एंड इन रिटर्न वी विल मेक ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर यू एंड विल प्रोवाइड डोमिनियन स्टेटस। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, गांधी जी है, जो उनके लीडर गांधी जी थे, उनको ब्रिटिशर्स पे कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने बोला हाँ अगर हम इनकी हेल्प करेंगे, अब जब वार ख़त्म होगी क्या पता ये फिर अपने प्रपोजल्स मान भी जाएं या नहीं। सो उसने क्या किया, रिजेक्ट किया अगस्त ऑफ़र को, और उन्होंने स्टार्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। उसके बाद और एक मिशन आ जाता है यहाँ पे, जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन इन 1942, जिसके हेड होते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स। ये इसलिए आते हैं, इनको फ्रेम करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, बट वो भी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। इसमें भी यही प्रपोजल रखा गया कि आप पहले हमारी हेल्प करो सेकेंड वर्ल्ड वार में, एंड देन वो विल फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट मुस्लिम लीग रिजेक्टेड इट। रीज़न क्या था, मुस्लिम लीग की तरफ से एक डिमांड थी फॉर 2 सेपरेट कंट्रीज़, फॉर 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़। एंड फाइनली एक कैबिनेट मिशन आया जो ब्रिटिशर्स की ओर से इंडिया भेजा गया, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजेक्ट किया जो आइडिया था मुस्लिम लीग का फॉर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ का। एज अ रिज़ल्ट जो मुस्लिम लीग थी उसने कैबिनेट मिशन को पहले बाइकआउट किया, और इस कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स आए थे फ्राम ब्रिटिशर्स की तरफ से। उसमें एक था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर एंड स्टेफर्ड क्रिप्स। सो इस मिशन ने डिस्कस किया फ्रेमवर्क, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क था वो अच्छे से डिस्कस किया, एंड कुछ प्रोसीजर्स ले डाउन किए इस मिशन ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग बॉडी को फॉलो करने थे। अब हम पढ़ेंगे इसके मेंबरशिप के बारे में, इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, उनको इलेक्ट कैसे किया गया, अब हमें ये पढ़ना है। जो मेंबरशिप थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, दैट वाज चोजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्टली उनको चोज किया गया था। एंड टोटल जो स्ट्रेंथ थी दैट वाज 389, एंड आउट ऑफ दीज 389 296 सीट्स वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया and 93 to princely states. But this strength was before partition, and after partition this was reduced to 299. अब हम पढ़ेंगे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए वो कब हुए और किसने कितनी सीट्स जीती। इसमें इलेक्शन जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो हेल्ड हुए इन जुलाई टू अगस्त 1946 में, और जो टोटल सीट्स इसमें थी वो थी 296। आउट ऑफ 296 इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 208 सीट्स, मुस्लिम लीग 73 सीट्स, एंड जो अदर्स थे उन्होंने 15 सीट्स जीती थी। अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करो। इसमें क्या है कि गांधी जी और जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे। क्यों नहीं वो इसके मेंबर बने, वो ना ऑफ देयर ओन चॉइस, अपनी मर्जी से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं बने थे। अब हमें पढ़ना है वर्किंग, जो वर्किंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम स्टार्ट किया, कब फर्स्ट मीटिंग हुई, अब हमें ये पढ़ना है। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, अब फर्स्ट मीटिंग उनको करनी थी। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग उन्होंने की। एंड इसमें क्या हुआ था, इसमें टोटल मेंबर जो थे वो थे 211। एक्चुअली क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बाइकआउट किया था, यानी जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, वो नहीं आई इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया था। सो इसके मेंबर्स ओनली थे 211। और इस मीटिंग की खास बात क्या थी, सचिन आनंद सिन्हा साहब को टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट चुना गया। अब 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग इसकी होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया एज परमानेंट प्रेसिडेंट। अब थर्ड मीटिंग होती है उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया, एंड लेटर ऑन दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947।
एंड अगर देखा जाए जो प्रेम्बुल है, जो इंटरफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मॉडिफाइड फॉर्म, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड फॉर्म ही बाद में प्रेम्बुल कहलाया गया। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।